जब मैं घर से निकली थी मेरे पति नहीं हुआ तो 50-50 में सोएगी लोगों के साथ। मैंने ये बात याद रखूंगी, दिखाऊंगी मैं तुझे कि मैं 50 में तो नहीं सोऊंगी, मेरा नाम जब होएगा ना तब तू मरेगा देखना। ऐसा मैंने उसको चैलेंज किया था। मैं लोगों के यहाँ जाती थी, लोगों के काम करती थी, जैसे कि आंटी का सामान ला दो, ये आंटी के साथ कहीं चले जाओ, तो मुझे 1 रुपये 4 आने 8 आने मिल जाते थे। रोज रोज मेरे लिए नई चीज़ें थी बहुत कि एक औरत को इतनी गंदी गंदी गाली को देते कैसे हैं। ये गालियों का मीनिंग ही मुझे उधर समझ आया, ये जो माँ बहन के ऊपर गालियाँ देते हैं। मैं प्रेग्नेंट थी तो भी उनने मुझे बहुत मारा। वजह ही आज तक मुझे मालूम नहीं पड़ी कि आदमी मुझे मारता क्यों था। वो औरत ने मुझे ऑफर दिया कि ये इसकी औरत ना बीमार रहती है। मैं अच्छा तो इसको ना ज़रूरत है, तो तेरे बच्चों को ना पढ़ाई लिखाई और तेरे सर पे छत आ जाएगी। ये दुनिया बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई एम बॉलीवुड इंडियन वुमेन गीता टंडन। गीता टंडन कैसे बनी वो मुझे आपको आज बताना है। जब हम बहुत छोटे थे, 3rd 4th में थी मैं, मेरी मम्मी हमें छोड़ के चली गई थी, मतलब एक्सपायर हो गई थी। तब से स्टोरी शुरू है। तब तो हम, उससे पहले तो हम बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक टाइप की लाइफ जीते थे, जैसे कि इंग्लिश स्कूल, बड़े हर एक चीज़। उस टाइम हमारे घर में टीवी सब कुछ था। फिर जब से मम्मी चली गई लाइफ ऑपोजिट हो गई कि रिश्तेदारों के घर में रहना पड़ा। पिक्चरों में तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन ये बात सब सच होती है। 4 बहन भाई को कैसे पालना है, मेरे पापा को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो उधर जब हम अपने दादा दादी के यहाँ रहने गए तो हमको तो दुनियादारी मालूम नहीं थी। वो गांव था पंजाब, तो खाना खाओ, जितना काम करोगा उतना ही खाना खाने मिलेगा। ये सब हमारे लिए बहुत नई चीज़ें थी, क्योंकि हमको सब शहरों में आदत नहीं थी ये सब चीज़ों की। फिर वो स्ट्रगल भी देखना पड़ा कि मेरी बड़ी बहन को बहुत भूख लगती थी, बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको चोरी करके रोटियां देती थी। फिर मेरे दोनों छोटे भाई बहुत छोटे थे, वो बहुत काम करते थे। 2-4 लीटर के डब्बे पानी के उठा के कहाँ से कहाँ उनको काम करवाते थे वो लोग। फिर पापा ने डिसाइड किया कि चलो भाई, वो इधर कुछ हो नहीं रहा, किसी ने हमारा ख्याल नहीं रखा, स्कूल नहीं डाला हमको, किसी ने भी सोचा नहीं कि चलो एटलीस्ट बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं तो म्यूनसिपालिटी में डाल दो उनको कि पढ़ लिख के एटलीस्ट अपने लिए तो कमाएंगे। ये भी किसी ने सोचा नहीं, अच्छी बात है। फिर उसके बाद मेरे पापा वापस बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में भी वही सब, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, क्योंकि मेरी आदत थी बहुत खेलने कूदने की, फुटबॉल, बर्थडे पे ऐसा तैयारी करते हैं ना, वो सब मेरी आदत थी बहुत। तो मैं लोगों के यहाँ जाती थी, लोगों के काम करती थी, जैसे कि आंटी का सामान ला दो, ये आंटी के साथ कहीं चले जाओ, तो मुझे 1 रुपये 4 आने 8 आने मिल जाते थे। फिर कलर करते थे लोगों के घर में। मैं छोटे से बहुत काम करती थी, मुझे आदत थी काम करने की। फिर यही सब लोग ने बोला कि अरे यार, लड़की बड़ी है, सारा दिन बाहर घूमती रहती, इसकी शादी करवा दो। जस्ट मैं 14 ईयर्स ओल्ड थी। बॉम्बे में मेरी बुआ थी एक, उनने बोला शादी करवा दो मेरे पापा को। ये लोग ने ये भी नहीं सोचा कि किसी ने ये नहीं बोला कि पढ़ा दो। ये तो टाइटल किसी ने बताया नहीं, खाली शादी करवा दो। पापा ने भी दूसरों की बातों में आके मेरी शादी करवा दी। वो लोग का घर बार अच्छा देख के शादी करवा दी। बट ये भूखे रहना मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा था। ये वाली स्ट्रगल से बहुत अच्छा था, क्योंकि क्या है, इधर मेरे पापा के घर में कोई टेंशन नहीं थी, बेझिझक होके सो जाओ, खाना मिले तो नहीं मिले चलेगा। 2-2 दिन हम लोग भूखे रहे, 2-2 क्या 3-3 दिन, जो सच बात है हम लोग भूखे रहे हैं। कि दिवाली आती थी तो ऐसा लगता था कब ये दिवाली जाए, क्योंकि सारे बच्चे पूछते थे ना, अरे आज क्या आया है तुम्हारे घर पे, अरे आज ये क्या है, आज पापा ने कौन से कपड़े लेके। हाँ, मेरे पापा लेके आएंगे। मेरे पापा ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। 10-10 रुपए बचा के लाते थे कि एटलीस्ट चारों बच्चों को ब्रेड, कुछ भी। 10 रुपए बचाने के चक्कर में मेरे पापा 20-20 किलोमीटर चलते थे, बस के पैसे। सॉरी। तो वो भी ठीक है। फिर क्या, फिर पापा ने बोला चलो भाई शादी करवा दो, लड़कियां कहीं भाग ना जाए। लोग, सोसाइटी आई अपनी ऐसी, थोड़ी लड़की जवान होती है तो चलो भाई, ये नहीं बोलते कि एटलीस्ट उसको पढ़ा लिखा लो, ये कोई बोलता नहीं है ऐसा सब। ये सब दिखावा है फूकड़ में। सॉरी। मुझे ऐसा लगा शादी के बाद घर मिलेगा, परिवार, मम्मी बोलने के लिए, रिश्तेदार मिलेंगे, पता, लेकिन मेरी लाइफ पूरी पलट गई। मतलब जहाँ
वो भूखे रहना वो अलग स्ट्रगल था, इससे तो डबल स्ट्रगल हो गया मेरी लाइफ में। शादी हो गई, पहले दिन ही वो लोग ने मुझे बहुत गाली गलौज करने लग गए। मैंने कहा क्या हुआ यार, मैंने तो कुछ किया नहीं। मतलब उनका मुद्दा ये था कि तुम कुछ लेके नहीं आए। होता ना, ये अपने सोसाइटी में प्रॉब्लम है। अगर लड़की के घर वाले अच्छे खासे पैसे वाले होंगे तो उसको भाई इज्जत मिलेगी। हम लोग तो, मेरी मम्मी तो थी नहीं और मेरे पापा के पास कुछ था नहीं, वो लोग ने शादी करवा दी, ठीक है चलो ठीक है। फिर वही जब मारा पीटी चालू हो गई, रोज 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 रोज। मेरे लिए नई चीजें थी बहुत कि एक औरत को इतनी गंदी गंदी गाली को देते कैसे हैं। ये गालियों का मीनिंग मुझे उधर समझ आया, ये जो माँ बहन के ऊपर गालियां देते हैं। फिर क्या, फिर बहुत एब्यूज के लिए भी बहुत मच के, फिर लोग बोलते थे एक बच्चा कर लो तो सुधर जाएगा। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर मेरी बेटी हुई। मेरी बेटी का भी उनने कोई ख्याल नहीं रखा, मैं प्रेग्नेंट थी तो भी उनने मुझे बहुत मारा। वजह ही आज तक मुझे मालूम नहीं पड़ी कि आदमी मुझे मारता क्यों था। फिर बाद में पता चला कि वही ना, लोगों के घर में त्योहार पे आते हैं, चीजें आ जाती हैं, पैसे आते हैं, कपड़ा, मिठाई, गहने। मेरे यहाँ कोई लाने वाला था नहीं, कुछ दिया ही नहीं किसी, क्योंकि था ही नहीं तो देना कहाँ से। फिर क्या, फिर बोलते थे अरे लड़का हो जाएगा तो सुधर जाएगा। मैंने लगा क्या लगा के रखा है, ये सुधर जाएगा वो सुधर जाएगा। फिर मैं दोबारा प्रेग्नेंट होगी, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। फिर मैंने अपनी सास को बोल दिया था मम्मी इसके बाद शायद मैं रह नहीं पाऊंगी आपके बेटे के साथ। पहले सास भी टॉर्चर करती थी, लेकिन वो एक समय आने के बाद वो मुझे समझ गई। फिर वो बोलती थी कि मत मार बेटी, बच्ची को मत मार, बच्ची को मत मार, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता है लोग को। फिर सेकंड बच्चा हुआ मेरा। फिर क्या, फिर मैंने ठान लिया था कि अब मैं यहाँ रुकूंगी नहीं, क्योंकि जब उसने एक दिन इतना मारा कि मैं 10 दिन बिस्तर में ना ऐसे सो नहीं पाई रिलैक्स होके। मुझे वर्टिगो का कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था, पता नहीं, उल्टियां कर रही थी 10 दिन। तब मैंने सोचा बैठे बैठे कि अब मैं रहूंगी नहीं, क्योंकि बहुत मार खा ली। मेरा दिल नहीं था अपने ससुराल छोड़ने का, क्योंकि मुझे परिवार के बीच में रहना अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा अगर फिर रिपीट नहीं करना चाहती थी कि फिर मुझे कुछ हो जाए, मैं मर जाऊं, फिर वही बच्चे लोग वापिस एक चालू हो जाता है ना कि मेरी माँ मरी, हमारी जिंदगी खराब हुई, मैं मरूंगी तो इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मैं थॉट लेके चल रही थी दिमाग में कि मैं ये चीजें नहीं करना चाहती, क्योंकि अपने बच्चे अपने माँ के साथ रह के उनकी एक ठाट ही अलग होते। फिर मैंने डिसाइड किया, लेकिन कुछ था नहीं यार छोड़ने के लिए। मतलब कि दोस्त भी नहीं थे बोलने के लिए, कि रिश्तेदार नहीं थे कि एटलीस्ट आज मैं शायद आपको बोलूँ कि यार मुझे 5,000 की मदद कर दे, अब मुझे पता है आप लोग कर दोगे, क्योंकि ये दौर बहुत एडवांस है। पहले मैं जानती नहीं थी मैं किससे मदद लूं, और ऐसा कोई मेरे पास वो भी नहीं था, क्या बोलते हैं, डिग्रियां कि मैं अपनी डिग्री दिखाऊंगी तो मुझे नौकरी मिल जाएगी 20-25 हज़ार की, ऐसा भी कुछ था नहीं। तो भी मैंने हिम्मत की, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था भाई मैं यहाँ पर रुकूंगी ही नहीं, क्योंकि मैं अपना नाम इसके आगे खराब करना चाहती ही नहीं, क्योंकि वो इतनी गंदी गंदी गाली गुलज करते थे कि बोलने की बात ही नहीं है। फिर क्या है, फिर मैंने निकलने का सोचा, लेकिन कुछ मिला नहीं। मैं गुरुद्वारे में भी रुकी 3-4 दिन बच्चे लेके, तो भी मतलब कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि गुरुद्वारे वाले भी बोलने लगे बेटा आप जवान हो, आपके साथ बच्चे हैं, कुछ ऊंच नीच हो ना जाए, वो लोग ने मेरा, लेकिन गुरुद्वारे वालों ने साथ दिया, लेकिन मुझे वापस ससुराल जाना ही पड़ा। फिर कैसे मैंने अपने हाथ पैर जोड़े, मेरी बहन के, बड़ी बहन के रख लो बहन प्लीज, मुझे 1 महीने का चांस दे, मैं लाइफ में सेट हो जाऊंगी। किसी ने दिया नहीं यार, मैंने बहुत कोशिश की। फिर मेरी बड़ी बहन क्या रहने गई तो उसकी सास मच करने लग गई। फिर समाज की औरतें जो होती हैं आजू बाजू में, कोई अच्छा तो बताएंगे नहीं, खाली बता रहे थे ऐसा कर, किसी आदमी के बोलते ना कि मुझे रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो उसने बोला एक घर है, तो मैं घर देख के बहुत खुश हुई, उसमें लाइट पानी था नहीं। फिर वो औरत ने मुझे ऑफर दिया कि ये इसकी औरत ना बीमार रहती है। मैं अच्छा तो इसको ना जरूरत है, तो तेरे बच्चों को ना पढ़ाई लिखाई और तेरे सर पे छत आ जाएगी। मैंने अच्छा, मतलब एक नर्क से निकलो और एक नर्क में रिटर्न जाओ। अच्छा मैं ये कभी नहीं करूंगी। फिर वो मुझे टोचन देने लग गई कि अरे तुम तो क्या समझती है अपने आप को, बहुत पढ़ी लिखी क्या? मैं पढ़ी लिखी तो नहीं, बट मैं 110% एक कोशिश जरूर करूंगी कि मैं ना अपना नाम बना पाऊं, और अपने बच्चों को ना कोई ऐसा नहीं होए कि बाहर वाली बच्चों को, बाहर वाली के जो बच्चे होते बेचारे, समाज कैसे देखता है उनको, अरे इसको मत बुला बर्थडे पे, इसकी मम्मी बाहर में काम करती है,
अरे इसको मत बुला, इसकी मम्मी प्रोस्टिट्यूट है, अरे इसको मत बुला भाई, पता नहीं क्या करती है जाके। वो नजर मैं अपने बच्चों को देना नहीं चाहती थी। मैंने बहुत, मतलब ऐसे सिचुएशन बहुत आए कि लोगों ने मुझे रास्ते दिखाए कि मसाज सेंटर ये सब दिखाए मुझे। मैंने बोला नहीं नहीं, क्योंकि फिर बात तो वही हो जाएगी ना कि एक औरत अपने पति को छोड़ के निकली, दूसरे पति के दूसरे की रखेल बन जाओ, फिर अगर नहीं बने तो प्रोस्टिट्यूट बन जाओ, नहीं तो फिर मतलब ये सब चीजें नहीं चाहिए मुझे। हमेशा से औरत को यही देखा गया कि जब देखो पति मर गया या पति ने छोड़ दिया तो ना कभी ना किसी का सहारा ढूंढती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये गलत है, क्योंकि अपने सहारे हम खुद हैं। क्योंकि मैंने ऐसा बता ना माइंड सेट कर लेने का कि भाई हमको ये करना ही नहीं है लाइफ में, करके दिखाना है। क्योंकि जब मैं घर से निकली थी मेरे पति ने बोला 50-50 में सोएगी लोगों के साथ। मैंने ये बात याद रखूंगी, दिखाऊंगी मैं तुझे कि मैं 50 में तो नहीं सोऊंगी, मेरा नाम जब होएगा ना तब तू मरेगा देखना। ऐसा मैंने उसको चैलेंज किया था। फिर मैं बहुत डर गई थी और मैं इतनी पढ़ी लिखी थी नहीं कि चलते रहो यार, आगे लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। बस ये है कि मेरा कॉन्फिडेंस भगवान ने इतना अच्छा बना के रखा है ना, बहुत सॉलिड, कि मैं गलत जगह जाती भी हूँ ना, मुझे वहां पर अजीब सी फीलिंग आ जाती हूँ, मैं रिटर्न आ जाती हूँ। मैं मसाज सेंटर भी एक बार गई हूँ, लेकिन उधर ना 2-3 लड़कियां गंदी बात कर रही थी तो मुझे समझ आ गई। मैंने कहा ये तो गलत जगह लग रही है, ये तो कोई मसाज सेंटर नहीं है। मेरी थिंकिंग में मसाज सेंटर का मतलब होता है लोगों की मालिश करना, हाथ पैर दुख रहे उनकी मालिश करो और पैसे कमा के आ जाओ। फिर मैंने बोला मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पर। फिर वो लोग ने भी बोला बेटा इधर ही अच्छे पैसे कमा पाएगी, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएगी। ये दुनिया बहुत खराब है, बहुत खराब है। मतलब ऐसी है ना कि बेचारा जो मजबूर है ना उसको खड्डे गया, उसको दलदल में डाल ही दो, घुसा ही दो पैर रख के। मैंने बोला नहीं, लाइफ में मैंने डिसाइड कर लिया था करूंगी तो कुछ ऐसा कि ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन अपने बच्चों को अपने पैसों से पढ़ाऊंगी और एक छत दूंगी और एक अच्छी रिस्पेक्ट दूंगी सोसाइटी में। जो लोगों को झूठ की आदत है, बेचारी वो बाहर वाली के बच्चों को माँ बहन करते रहते हैं उनकी, तो ये वाली मैं उनको इज्जत देना चाहती हूँ कि कोई मेरी बेटी को ये नहीं बोले कि नहीं इसको मत बुला, मेरे बेटे को इसको मत बुलाना। फिर मैंने डिसाइड कर लिया लाइफ में मैं कुछ बड़ा करूंगी। इस चक्कर में मैंने, मेरे छोटे छोटे बच्चे बेचारे दोनों भी इतना मेरे साथ भूखे रहे ना कि उसको ना बोतल में उसको दूध चाहिए होता था तो पानी में शक्कर मिला के ना ऐसे ढक के देती थी मैं, सॉक्स चढ़ा के। तो ऐसा मम्मी पानी है, अरे नहीं बेटा दूध है, वो थोड़ा अच्छा दूध नहीं है इसलिए पी ले पी ले। कभी कभी तो ऐसा होता था वो बोतल का ना निकाल के ऐसे फेंकती थी वप करके दीवार पे, नहीं मुझे दूध ही चाहिए। ये भी मैंने बहुत देखा है। मैंने 20-20 किलोमीटर में चली हूँ, खाली वो 10 रुपए जैसे जो मेरे पापा ने किया ना वो मैंने भी किया। इसलिए मैं वो दलदल से क्यों निकली कि मैं मरना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे 2 बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं उनको अपनी अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ। फिर सिलसिला चालू हुआ, बहुत जगह काम ढूंढा यार, कोई काम नहीं देता है, डिग्री पूछता है। फिर मैंने रोटियां बनाई कम से कम 500 एक दिन में, कि मैं ऐसा चलते चलते काम पूछती थी लोगों से कि भाई तुम्हारे यहाँ कोई काम है क्या? नहीं नहीं नहीं। लोग लड़की देखते तो उनका ना थिंकिंग चेंज हो जाता है यार, भाई कोई काम है? नहीं मैडम कोई काम नहीं है। चलो भाई, पता नहीं एक बेचारा इतना अच्छा आदमी। मैंने अपनी बहन को बोला सोनिया मैं यहाँ पर ना काम पूछ के आ रही हूँ। सोनिया बोलती रहन, मेरी बहन सोनिया, नहीं नहीं टीना मत जा मत जा। मैं नहीं मैं जाती हूँ। मेरी आदत थी हर चीज पूछने की, सामने से ना भी होएगा चलेगा लेकिन मैंने पूछ लिया। गई, उनने बोला रोटी बना पाओगे? मैं हाँ। बोलते 250 सुबह 250 शाम को। मैं 100%। फिर बोला मैंने ना मेरी शर्त है, उनने मुझे बोला 1200 रुपये महीना। मैं 1200 रुपये महीना, मैं मेरी शर्त है मुझे खाना चाहिए 2 टाइम भर के। उनने बोला ठीक है। फिर मैं खाने के चक्कर में एक्चुअली काम पे लग गई कि एटलीस्ट 2 टाइम खाना तो मिल जाए भर पे, क्योंकि काम नहीं मिल रहा था मुझको, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। बहुत लोगों ने गलत जगह भी बोला मुझे ऐसा कर ले वैसा कर ले, ये औरतों की दुश्मन होती है भाई, बुरा मत मानना बट सच बात है ये। ठीक है। फिर क्या, मेरी लाइफ, मैंने आप भगवान से बहुत दुआ की कि भाई मुझे कुछ करना है तो एटलीस्ट साथ तो दे ही दो मेरा थोड़ा सा। फिर मैंने शादियों में भांगड़ा करना शुरू किया। फिर भांगड़ा करते 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 शूटिंग पे भी हम लोग फोक डांस करने लग गए। फिर तब मुझे पहली मेरी पेमेंट आई लाइव की पर डे 400 रुपये। मेरा तो फिर खुशी का अंदाजा ही नहीं था, 400 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद मेरा ऐसा करते करते मुझे आदत थी कि भाई मेरे लिए कोई लाइक काम है, मैं शर्म नहीं करती थी
आज भी नहीं करती। मेरे लाइक कोई काम है तो बताना, मेरे लाइक कोई काम है तो बताना। फिर ऐसे करते करते हम लोग शूटिंग पे भंगड़ा करने लग गए। फिर एक लड़के ने मुझे स्टंट के बारे में बताया, जो मेरे आज भी दोस्त है वो। फिर उसने बोला स्टंट करेगी? मैं हाँ यार मुझे बाइक वाइक चलानी आती है, मैंने ऐसा बोला। बस फिर स्टंट किया तो पहले स्टंट में ही मेरा मुंह जल गया, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था ना कि कैसे बचाते अपने आप को। तो भी मैंने बोला भगवान कोई बात नहीं, आपने मुझे ये वाला काम दिया मेरे लिए, मतलब एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इज्जत से कमाना थोड़ा आजकल स्टेमिना नहीं है, और वैसे लोग कर भी नहीं पाते, डर जाते। डरना तो बिल्कुल नहीं है भाई लाइफ से, औरत हो या आदमी हो, दोनों को प्रॉपरली एक दूसरे को कंपटीशन रहता है, तो डरना तो है ही नहीं। मैंने तो वही सोच के अपनी लाइफ में चलती चली गई। फिर एक स्टंट में मेरा स्पाइन फ्रैक्चर हो गया, जो मुझे इसका नॉलेज नहीं था। मुझे ना 2nd माले से पीछे बैक से गिरना था, तो मेरे पीठ के पीछे रेलिंग आ गई, तो मेरा D11 12 फ्रैक्चर हो गया था और टेढ़ा हो गया था। फिर ऐसा लगा अरे यार, बेड पे ही वॉश पॉटी वोटी था मेरा सब। फिर मैंने बोला यार भगवान, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेहनत भी कर रही हूँ, तो भी आपने ऐसा कर दिया मेरे साथ। फिर मकान मालिक रूम खाली करवाने आ गया, क्योंकि वो मुझे देखा ना बेड पे सोई हूँ, भाड़ा दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी। मैंने बोला यार, भगवान से बहुत प्रे किया। मेरे बच्चे लोग ना डेट देखते थे, मम्मी आप कितनी डेट को उठने वाले हो? 3 महीने का था मेरा मैटर। हाँ आज इतनी हो गई, आज इतनी हो गई, आज इतनी हो गई। फिर मैंने अपना भगवान का नाम लिया। 3 महीने के बाद काम पे गई, एक जबरदस्ती पट्टा बिट्टा लगा के। डॉक्टर ने तो मना किया था, लेकिन जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि यही रोजी रोटी मुझे अपने बच्चे लोग के लिए आती है। मैं कोई इतनी पढ़ी लिखी हूं नहीं कि कोई मैं कॉल सेंटर वेंचर, जो अभी मुझे पता चला है, काम पे लग जाऊंगी। फिर ऐसी सिलसिला शुरू हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। बोलते हैं ना कि मन से जिस चीज को ऐसा सोचो कि कुछ चाहिए बड़ी चीज, 101% मिलती है, बस वो मन में सच्चाई कंफर्म वाली होनी चाहिए। तो मैं ऐसा स्टंट करते करते मैंने एक दिन, मैं ना पहले सोचती थी अरे वो अक्षय के शो में मुझे कभी जिंदगी में जाने मिलेगा क्या? तो बोलती थी भगवान को एटलीस्ट एक बार चांस तो दे ही देना भगवान जी। भगवान इतने ग्रेट है ना मेरे लिए, ये बात एकदम सच बता रही हूँ, इतने ग्रेट है ना। मैंने उनसे जो चीज मांगी है ना एकदम मोहब्बत से, लेकिन भगवान ने एक बात बोली है, भाई ईमानदारी तेरी पूरी रहनी चाहिए। इधर थोड़ा भी डामाडोल हुआ ना कि तूने अगर लालच सोच लिया कि मैं इसको लूट लेती हूँ, इसको पटाके कुछ बना लेती हूँ, फिर भगवान नहीं सुनने वाले मेरी, ये कंफर्म है। फिर मुझे खतरों के खिलाड़ी मिला एज अ कंटेस्टेंट सीजन 5, जिसमें रोहित शेट्टी था। फिर मुझे इंडिया के जाबाज मिला। फिर मैंने पावर कपल किया। मैंने बहुत बॉलीवुड स्टंट वुमेन्स के लिए किया है, और साउथ में भी किया है। उन साउथ वालों के नाम मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन जैसे साहू में किया है, दे धनाधन, सिंगम, बोल बच्चन, लक, कॉर्पोरेट, मतलब ऐसे बहुत। और सीरियल में भी जो नागिन होता है, सास भी कभी बहू, इसमें ना मेरी रोजी रोटी ऐसी फैंटास्टिक चलने लग गई ना। हाँ टूटा फूटा बहुत बार, 2-3 बार मेरा मुंह जला, अभी भी मेरे मुंह में इतने सारे दाग हो रहे हैं, ये सब जलने की वजह से हो रहे। बट मैं अपने काम में बहुत ऑनेस्ट हूँ, एकदम ऑनेस्ट, कि जो भी काम होता है लगता है। मैं इतनी अभी बीमार हो गई थी कि मैंने अपना ना 6 महीने ख्याल नहीं रखा ये काम के चक्कर में, कि 18 आवर्स हम लोग काम कर रहे थे। तो इसमें मुझे हाथ पैर में भी लगा, बहुत घसता भी है हमको भाई। और कोई ऐसा मॉडलिंग जैसे रह नहीं सकते, धूप में काम करना है, बारिश में, तूफान में, सब हमने एकदम परफेक्टली काम किया है। जैसे कि आपकी वीरप्पन, साउथ वाली भी वीरप्पन, हिंदी वाली भी वीरप्पन में भी किया है मैंने। पिक्चर के नाम तो बहुत है, सीरियल के नाम भी, एड भी बहुत किए, और आगे भी बहुत करूंगी। और एक्शन डायरेक्टर बनने की तमन्ना। क्या होता है, पढ़ लिख के चीजों का समझ आती है। अभी कोई चीज जब तक हमको कोई समझाता नहीं है, हमको चीजें समझ आती नहीं है। तो ये वाले जो प्लेटफॉर्म है ना, कि हम जैसे लोगों को बुलाते हैं कि हमने कुछ लाइफ में किया है, औरत हो या आदमी हो या गे हो या विकलांग हो, जो भी हो, बट उनने जो किया है ना, उसकी जो 5% भी अगर किसी ने सुन के कुछ कर लिया ना, तो ये जोश टॉक ऐसे प्लेटफॉर्मों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप,
जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।